हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं जो एक सीरीज चलाया था जिस जिस जो कि पॉलिटिकल साइंस का था, जिसमें मैं पॉलिटिकल साइंस को सेकेंड बुक जो था उसका मैं चैप्टर फर्स्ट पढ़ा रहा था और उसका थ्योरी को मैंने कल के वीडियो में ख़त्म किया। जो भी स्टूडेंट जो हिस्ट्री अथी क्या कहते हैं पॉलिटिकल साइंस का जो पहला चैप्टर है, जिस सेकेंड बुक का पहला चैप्टर है जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौती, उसका थ्योरी नहीं देखे हैं तो पहले उस इस चैप्टर का थ्योरी देखिए, उसके बाद सब्जेक्टिव देखिएगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव देखिएगा। तो जो लोग नहीं देखे एक बार देख लीजिए, तब सब्जेक्टिव देखिएगा। तो मैं जो आज आपके लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो परीक्षा के व्यू से बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के व्यू से लाया हूं, जो आपके एग्जाम में पहला चैप्टर में जितना मैं बताऊंगा उससे कम से कम दो से तीन दो या तीन सब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल जाएगा आपके लिए। या तो एक दीर्घ उत्तरीय निकलेगा या दो लघु उत्तरीय निकलेगा, पर जरूर निकलेगा। जितना मैं बताऊंगा उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो तो वीडियो को शुरू करने से पहले, पढ़ाने सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ाने से पहले, बस आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और एक लाइक जरूर कर दें, ताकि हम मोटिवेट होते रहे। लाइक मिलता है तभी जाकर हम मोटिवेट होते हैं, तब अच्छा से अच्छा कंटेंट लाते हैं और आपके लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी में कुछ चीज़ की भी कमी ना हो और आपकी अच्छी से अच्छी तरह से तैयारी हो सके। इसीलिए मैं आपको बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट लाता हूँ और आपको बेस्ट तरीका से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो आज के वीडियो में मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न पहले बताऊंगा। लघु उत्तरीय प्रश्न कितना पूछा जाता है इसके बताऊंगा। तो लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है कि सामाजिक और आर्थिक न्याय का क्या अर्थ है। कहने का तात्पर्य है कि सामाजिक और आर्थिक न्याय का क्या तात्पर्य है। सामाजिक न्याय क्या होता है पहले ये समझते हैं, उसके बाद आर्थिक न्याय क्या होता है उसके बाद ये समझेंगे। तो सामाजिक न्याय कहने का मतलब होता है कि समाज में रहने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वे गरीब हैं, चाहे वे कमजोर किसान हैं, चाहे वे क्या कहते हैं भिखारी हैं, चाहे वे कुछ किसी और धर्म के हैं, चाहे वे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, चाहे कोई किसी भी तरह के हैं लोग रहते हैं, समाज में रहते हैं। तो जितने भी समाज में लोग रहते हैं, तो समाज में रहने वाले सभी लोगों को समान न्याय मिलना चाहिए। तो इसी को ही सामाजिक न्याय कहते हैं। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे सामाजिक न्याय किसे कहते हैं। तो इसी प्रकार होता है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का कहने का मतलब होता है कि समाज में रहने वाले वैसे व्यक्ति जिनका आर्थिक रूप से बहुत जिन पिछड़े हुए, उनके पास रुपया की कमी है, वे आगे नहीं बढ़ सकते, वे बेरोजगार हैं, तो उनको उनकी मदद कर समाज में रहने वाले वर्गों के समान लाना ही आर्थिक न्याय कहलाता है। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए क्वेश्चन इसको पढ़ लेते हैं। आंसर क्या लिखा है, सामाजिक और आर्थिक न्याय क्या है। तो सामाजिक और आर्थिक न्याय के द्वारा समाज के सभी वर्गों को समानता मिले। कहने का मतलब है कि सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय सरकार को लाना चाहिए और समाज में रहने वाले सभी वर्गों को समानता मिलना चाहिए। ना कि वे छोटे वर्ग का है तो उसे छोटे जाति का है तो उसे समाज में उतना अधिकार नहीं मिलना चाहिए, वे बड़े जाति का है तो उसे अधिक अधिकार मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद उनकी मान मर्यादा सुरक्षित हो तथा गरीबी और बेकारी जैसी दोषों का निराकरण हो तथा आर्थिक विषमता जिसे अंतर कहते हैं दूर की जाए, जिससे लोगों की सामाजिक और आर्थिक न्याय मिल सके। कहने का मतलब है कि
समाज में अगर छोटे जाति के लोग हैं तो उनके साथ हमेशा हमेशा से अच्छे बर्ताव करना चाहिए। उनके मान मर्यादा को कभी भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए कि तुम नीचे जाति को हो, तुम ये नहीं कर सकते, वो ये नहीं कर सकते। उसके बाद समाज में गरीबी नाम जो चीज होता है उसे उससे लोगों को दूर इसका प्रयोग ही नहीं चाहिए। गरीबी और बेकारी जो होता है इस दोषों का निराकरण लोगों का करना चाहिए, गरीबी दूर करना चाहिए लोगों का। और जो आर्थिक विषमता होता है, आर्थिक विषमता, कोई गरीब होता है, कोई अमीर होता है, तो इसको दूर किया जाए, तभी जाकर लोगों को सामाजिक और आर्थिक न्याय मिलेगा। तो मैंने जो आपको बताया कि समाज में रहने वाले सभी वर्गों को समान अवसर मिले, समाज में वे समाज में उनको मान मर्यादा मिले, उनकी इज्जत बनी रहे, गरीबी बेकारी जैसी जो विषमता है उसे दूर किया जाए, तभी जाकर समाज में रहने वाले लोगों को सामाजिक और आर्थिक न्याय मिल सकेंगे। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सामाजिक और आर्थिक न्याय का क्या अर्थ है, तो अपने भाषा में भी लिख दीजिएगा, समाज में जो देखते हैं उसको लिख दीजिएगा, आपको आंसर पूरा 2 नंबर मिल जाएगा। अब दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है राज्य पुनर्गठन आयोग का प्रमुख काम क्या था, इसकी प्रमुख सिफारिश क्या थी। क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन हुआ था 1953 ईस्वी में भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण करने के लिए, तो इसका क्या कार्य था। तो उसके बाद इसका क्या सिफारिश किया गया, जब इसकी स्थापना की गई तो इसमें क्या, इसके स्थापना के बाद जब इसकी अध्यक्ष बनाया गया तो ये क्या सिफारिश लेकर आया। तो यह क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप लिखिएगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद इस राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली को बनाया गया। इन्होंने 1955 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें सिफारिश किया गया कि आप भाषा के आधार पर 14 राज्य और कितना केंद्र शासित प्रदेश, 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाए। जब न्यायमूर्ति फजल अली को क्या कहते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, तो उन्होंने पूरा जनगणना शुरू कर दिया कि किस क्षेत्र में कौन सा भाषा बोला जाता है, किस क्षेत्र में कौन सा भाषा नहीं बोला जाता है, तो इसके बारे में पता लगाया। उसके बाद पता लगाने के बाद ये 2 साल बाद यानी 1955 ईस्वी में एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो सरकार, तत्कालीन सरकार थी, उनको कहा कि आप भाषा के आधार पर 14 राज्य बनाइए और 14 राज्य बनाइए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाइए। तो आइए इसको समझ लेते हैं क्या कहता है। राज्य पुनर्गठन आयोग का प्रमुख काम क्या था, इसकी प्रमुख सिफारिश क्या थी, ये क्वेश्चन है। तो जो है राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 ईस्वी में हुआ था और इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली थे। तो मैंने आपको बताया था कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग था उसका गठन कब हुआ, तो 1953 ईस्वी में हुआ था। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया, तो 1953 ईस्वी में। राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो न्यायमूर्ति फजल अली को, ये भी याद रखिएगा। फिर उसके बाद आगे इन्होंने 1955 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके आधार पर 1956 ईस्वी को राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना। जब न्यायमूर्ति फजल अली को राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, तो इन्होंने 1955 ईस्वी में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके आधार पर 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना। इसके अनुसार भारत में भाषा के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए।
जब इन्होंने सिफारिश किया कि आप भाषा के आधार पर इतना राज्य बनाइए, इतना केंद्र शासित प्रदेश बनाइए, तो नेहरू जी ने इनकी सिफारिश को तो मान ली, लेकिन कुछ संशोधन किया। संशोधन करने के बाद इन्होंने, जो नेहरू जी थे, उन्होंने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया। कितना राज्य? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया। तो आशा करते हैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग क्या है, तो आप लिख दीजिएगा इसकी स्थापना कब हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे, इन्होंने कब रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग कब पारित हुआ, उसके बाद कितने राज्य, भाषा के आधार पर कितने राज्य एवं कितने केंद्र शासित प्रदेश को बनाया गया। बस आप इसको लिख दीजिएगा, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चन तीसरा है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए जानते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, भारत में विविधता में एकता का क्या अर्थ है। कहने का मतलब है कि भारत में जो विविधता में एकता का क्या अर्थ है। तो क्वेश्चन को पहले हम आपको समझा देते हैं, उसके बाद आपको ये बताएंगे। भारत में विविधता में एकता का अर्थ सर्वप्रथम जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बताया। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जो थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि भारत में अनेक जाति, अनेक धर्म, अनेक भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, अनेक वस्त्र पहनने वाले, अलग अलग लोग खाना खाने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। तो इसी को विविधता कहते हैं। लेकिन ये जितने भी लोग हैं, ये मिलजुल कर रहते हैं, तो इसी को एकता कहते हैं। तो इसी को ही विविधता में एकता का अर्थ कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत के विविधता में एकता का क्या अर्थ है, तो आप लिख दीजिएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार भारत एक विशाल देश है, जिसमें अनेक धर्म, संप्रदाय, जातियों, भाषाओं, संस्कृति इत्यादि के लोग रहते हैं, फिर भी वे सभी एकता के अदृश्य धागों से बंधे हुए। कहने का मतलब है कि जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारत एक विशाल देश है, और इस देश में अनेक धर्म बोलने वाले, अनेक धर्म के लोग रहते हैं, अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं, अनेक जाति के लोग रहते हैं, अनेक भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, अनेक संस्कृति को मानने वाले लोग रहते हैं। इसी को ही विविधता कहते हैं। लेकिन फिर भी सभी लोग एकता के अदृश्य धागे से बंधे हुए हैं, तो इसी को ही विविधता में एकता कहा जाता है। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे विविधता में एकता किसे कहते हैं। अब हम जानेंगे चौथा क्वेश्चन। चौथा प्रश्न क्या है, आइए जानते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, कारण बताइए। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न गलत है, अभिन्न मेरे हिसाब से। सॉरी बच्चों, सॉरी स्क्रीनशॉट लगता हो गया। ये क्या दिक्कत हो गया बे? जानते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। चौथा क्वेश्चन क्या है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, कारण बताइए। अभिन्न गलत है, अभिन्न ऐसे होगा, याद रखिएगा, अभिन्न ऐसे होगा, तो याद रखिएगा, ऐसे आपको लिखना। तो अभिन्न अंग है, तो कारण बताइए। कहने का मतलब है कि जम्मू कश्मीर जो है भारत का एक अलग अंग नहीं है, भारत का ही अंग है। ये भारत से कभी भी अलग नहीं हो सकता है। क्यों? कारण बताइए। तो आपको हम पीछे के जो था थ्योरी वीडियो, उसमें आपको बताए थे कि कश्मीर समस्या जिस तरह से क्वेश्चन लिखा गया था, तो अगर आपको 5 नंबर में पूछा जाएगा तो वही आप इसमें छाप दीजिएगा, आपका 5 में 5 नंबर मिल जाएगा। लेकिन आपसे अगर 2 नंबर में पूछा जाएगा तो आप क्या कहते हैं, 3 से 4 लाइन लिख दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। ये 3 से 4 लाइन कैसे लिखना है तो मैं आपको बताता हूँ। तो जम्मू कश्मीर जो भारत का अभिन्न अंग है, तो कैसे है, कारण बताते हैं आपको।
जानते हैं, सॉरी बच्चों थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था। जानते हैं, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत रियासत का राजा अपनी रियासत को भारत संघ में शामिल कर सकता है। जब भारत स्वतंत्रता अधिनियम चल रहा था कि भारत स्वतंत्र हो जाएगा, उसके बाद भारत का जो राष्ट्र का निर्माण किस तरह से किया जाएगा, तो इसमें भारत जो था 565 रियासत में बटा हुआ था। तो 565 जो जितने भी रियासत थे वे भारत संघ में भारत के विभाजन होने के बाद वे भारत संघ में मिलना चाहता था। लेकिन कश्मीर जो था वे भारत संघ में नहीं भारत संघ में मिलना चाहता था, ना वे पाकिस्तान में मिलना चाहता था, वे स्वतंत्र रहना चाहता था। तो कश्मीर के जो राजा हरि सिंह थे स्वतंत्र रहना पसंद किया। तो मैंने आपको बताया कि जो कश्मीर था वे भारत संघ में भी नहीं मिलना चाहता था और ना वह पाकिस्तान में मिलना चाहता था। वे क्या कहते कश्मीर स्वतंत्र रहना पसंद करते थे। तो पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान के हमले के बाद कश्मीर को भारत से विलय कर दिया और कश्मीर का संविधान 26 जनवरी 1957 ईस्वी को बनकर घोषित हो गया। तो 2 नंबर पूछा गया तो आपको बीच में थोड़ा काटना पड़ेगा, इसीलिए जब पूछा जाएगा तो आप लिख दीजिएगा कि जब कश्मीर स्वतंत्र रहना पसंद किया तो कश्मीर पर पाकिस्तान ने हमला कर दिया। तो इस हमले के बाद कश्मीर जो था भारत का अंग बन गया और कश्मीर का संविधान 26 जनवरी 1957 को बनकर घोषित हो गया। ऐसे ऐसे लिख दीजिए, बीच में आप काट काट कर लिख दीजिएगा, पूरा नहीं लिखिएगा। आगे की ओर जानते हैं, जिसमें कश्मीर को खतरा के डर से कश्मीर को अभिन्न अंग बना दिया। जब कश्मीर भारत का अंग बन गया और कश्मीर का 1/3 भाग पाकिस्तान के हाथों में चला गया, तो भारत को डर लगने लगा कि कहीं कश्मीर पर आतंकी हमला ना हो जाए। इसीलिए कश्मीर को भारत का एक अभिन्न अंग माना गया, जिस पर सबसे ज्यादा हर राज्य से सबसे अधिक ध्यान दिया गया। तो 1947 के बाद इसको अभिन्न अंग बना दिया गया। लेकिन 5 अगस्त 2019 ईस्वी में कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर कश्मीर को अभिन्न अंग से हटाकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। कश्मीर तो अभिन्न अंग था, लेकिन जब मोदी जी का शासन आया तो मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 ईस्वी में जो कश्मीर पर अनुच्छेद 370 लगा हुआ था उसको हटाकर कश्मीर को अभिन्न अंग से हटाकर कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। तो आशा करते हैं आप लोग अगर समझ गए। आपसे पूछा जाएगा कि कश्मीर समस्या मतलब कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कैसे है, तो आपसे 2 नंबर में पूछा जाएगा तो जो मैंने बताया उसको लिख दीजिएगा। अगर 5 नंबर में पूछा जाएगा तो आप पूरा डिटेल में लिख दीजिएगा, आपका 5 में 5 नंबर मिल जाएगा। आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। तो अगर समझ रहे हैं तो वीडियो को बस एक लाइक एक लाइक बस एक लाइक और कुछ नहीं। एक लाइक कर दीजिए। कश्मीर समस्या के बारे में आप लोग आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है राज्य, 5वां क्वेश्चन है, राज्य और संघ शासित प्रदेश में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन बहुत हलवा प्रश्न है। ये आपसे प्रश्न बन जाएगा अगर आपको पता होगा कि भारत में कुल कितने राज्य हैं और कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो पहले हम राज्यों के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम संघ के बारे में। संघ कहने का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश, आप समझते होंगे, उसी को ही कहते हैं संघ शासित प्रदेश। तो पहले राज्य के बारे में जानते हैं। वर्तमान समय में आप लिखिएगा, अगर पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि राज्य और संघ शासित प्रदेश में क्या अंतर है, तो पहले आप राज्य लिखिएगा, उसके बाद संघ शासित प्रदेश लिखिएगा। राज्य में लिखिएगा कि वर्तमान समय में भारत में कुल 28 राज्य हैं और सभी राज्यों पर राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार दोनों का अधिकार होता है और राज्य पर दोनों सरकार मिलकर कार्य कर सकती है। राज्य में आप इसको लिख दीजिएगा। उसके बाद संघ शासित प्रदेश लिखिएगा, उसके बाद लिखिएगा कि वर्तमान समय में भारत में कुल
8 संघ शासित प्रदेश है जिस पर सिर्फ केंद्र सरकार का ही अधिकार होता है और इस पर सिर्फ केंद्र सरकार ही कार्य कर सकती है। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि राज्य और संघ शासित प्रदेश में क्या अंतर है। तो इस एक बार इसे भी समझ लेते हैं। तो भारतीय संघ में वर्तमान में 28 राज्य में जिन्हें अपना अधिकार प्राप्त है। इस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का अधिकार होता है। इस पर दोनों मिलकर कार्य करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि राज्यों की संख्या कितनी है, 28। इस पर सिर्फ केंद्र पर अधिकार राज्य सरकार का भी होता है और केंद्र सरकार की का भी होता है, और इस पर राज्य सरकार भी कार्य करती है और केंद्र सरकार भी कार्य करती है। तो आशा करते हैं आप लोग राज्य के बारे में समझ गए होंगे। अब था केंद्र के बारे में जानते हैं, जो संघ शासित प्रदेश जिसको भी कहते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या वर्तमान में 8 है, जो सिर्फ केंद्र सरकार के अधीन है, जिस पर सिर्फ केंद्र सरकार का ही अधिकार है। आपको मैंने बताया था कि केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, 28। जिस पर किसका अधिकार होता है, तो सिर्फ केंद्र सरकार का ही अधिकार होता है। इस पर सिर्फ केंद्र सरकार ही कार्य कर सकता है। तो आशा करते हैं अगर आपसे पूछा जाएगा कि राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में क्या अंतर है, तो आप लिख दीजिएगा, आपसे नहीं छूटेगा। आप आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। कौन सा प्रश्न, छठे प्रश्न, जिसका जो कह रहा है शिमला समझौता का महत्व क्या है। शिमला समझौता क्या था, शिमला समझौता में क्या महत्व है, क्या शिमला समझौता क्या है, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो पहले मैं अपनी भाषा में समझा देता हूँ, उसके बाद मैं चलूंगा इसके भाषा में। तो पहले मैं अपनी भाषा में। तो जब देखिए पहले जब भारत जब का विभाजन हुआ, तो एक पश्चिमी पाकिस्तान बना, एक पूर्वी पाकिस्तान बना। तो पूर्वी पाकिस्तान जो था 1947 से लेकर 1971 तक पश्चिमी पाकिस्तान का ही अंग था, जिसे वर्तमान में पाकिस्तान कहते हैं। पश्चिमी पाकिस्तान को पाकिस्तान कहते हैं और पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश कहते हैं। जो बांग्लादेश था जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहते हैं, पूर्वी पाकिस्तान 1971 तक पश्चिमी पाकिस्तान का ही अंग रहा। पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान पर बहुत ही अधिक अत्याचार करता था। वहाँ के जनता को देखना नहीं चाहता था। तो 1971 ईस्वी में जब पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाया, तो पश्चिमी पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान पर हमला कर दिया। तो जो पूर्वी पाकिस्तान के जो लोग थे डर के मारे भारत आ गए। तो भारत ने पूर्वी पाकिस्तान की मदद करने के लिए पश्चिमी पाकिस्तान, जिसे पाकिस्तान कहते हैं, उस पर हमला किया और पाकिस्तान को मार भगाया और पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद कराया, और जिसका नाम बदल कर बांग्लादेश पड़ा। उसके बाद 1972 ईस्वी में पाकिस्तान ने अपनी सैनिकों को भारतीय सैनिकों से छुड़ाने के लिए रसिया के शिमला नामक जगह पर भारत के साथ एक समझौता किया, जिसे शिमला समझौता कहते हैं। इसमें भारत की ओर से मेरे हिसाब से इंदिरा गांधी गई थी और उधर से भुट्टो जी गए थे पाकिस्तान की ओर से। तो आशा करते हैं आपसे अगर पूछा जाएगा कि शिमला समझौता क्या है, तो आप लिख दीजिएगा। तो एक बार इससे भी समझ लेते हैं। दिसंबर 1971 ईस्वी में पाकिस्तान ने बांग्लादेश, जिसे पूर्वी पाकिस्तान पर उस पर हमला कर दिया। दिसंबर 1971 ईस्वी में जो पाकिस्तान है, वर्तमान में जो पाकिस्तान है, वो बांग्लादेश पर आक्रमण कर देता है। तो भारत जो है बांग्लादेश को बचाने के लिए पाकिस्तान पर हमला कर दिया। इस हमला में पाकिस्तान की हार हुई और बांग्लादेश आज़ाद हो गया। जब पाकिस्तान बांग्लादेश पर आक्रमण किया, तो बांग्लादेश अब जान बचाकर भारत की ओर भागा। तो भारत ने बांग्लादेश की मदद की और पाकिस्तानी सैनिकों के साथ युद्ध किया और पाकिस्तानी सैनिकों को मार भगाया। उसके बाद इस हमले में पाकिस्तान की हार हुई। उसके बाद भारत ने पूर्वी पाकिस्तान का नाम बदलकर उसका बांग्लादेश कर दिया, उसको आज़ाद करा दिया गया। इस हमले में भारतीय सिपाही पाकिस्तान की सैनिकों को बंदी बना लिया। इस जब हमला हुआ था 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच, पाकिस्तान की हार हुई, तो पाकिस्तान
डर के मारे भाग गया तो कुछ सेना को भारतीय सिपाही ने बंदी बना लिया। तो पाकिस्तान ने अपनी सेना को छुड़ाने के लिए 1972 में शिमला नामक जगह पर भारत के साथ समझौता किया, जिसे शिमला समझौता कहते हैं। तो पाकिस्तान ने अपनी सैनिकों को छुड़ाने के लिए 1972 में भारत के साथ एक समझौता किया, जो कि शिमला नामक जगह पर हुआ था, इसीलिए इसे शिमला समझौता कहते हैं। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा कि शिमला समझौता के महत्व लिखे, तो आप लिख दीजिएगा शिमला समझौता कब हुआ था। 1972 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। भारत की ओर से कौन गई थी? तो इंदिरा गांधी। पाकिस्तान की ओर से कौन गए थे? तो अली भुट्टो गए थे। तो इसको आप लिख दीजिएगा, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। आपको मैं क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय क्या है, तो उसी में से एक है सामाजिक न्याय क्या है। इसमें सिर्फ पूछ रहा है सामाजिक न्याय क्या है, उसमें पूछ रहा था सामाजिक एवं आर्थिक न्याय का क्या अर्थ है, तो इसमें सिर्फ पूछ रहा है सामाजिक न्याय। तो मैंने आपको बताया था कि सामाजिक न्याय क्या होता है, कि समाज में रहने वाले सभी वर्गों को समान अधिकार मिले, समानता का अधिकार मिले, समानता का न्याय मिले, तो उसी को ही सामाजिक न्याय कहते हैं। तो ये मेरे हिसाब से था। अब हम बुक के हिसाब से चलते हैं। तो देश में रहने वाले पिछड़े और कमजोर वर्गों का विकास होना जरूरी है। सामाजिक न्याय कहता है कि देश में जितने भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जितने कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनका विकास होना अति आवश्यक है। इसीलिए इसीलिए संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े अन्य वर्गों के कल्याण के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। जब सामाजिक न्याय कहता है कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनके विकास करना आवश्यक है, तो संविधान में भी लिखा गया कि जो अनुसूचित जाति है, जो अनुसूचित जनजाति हैं, और जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, और जो शैक्षिक रूप से भी पीछे, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो आर्थिक रूप से भी पिछड़े, जिनके पास पैसा नहीं है, तो उनको संविधान में आरक्षण की सुविधा दी गई है। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे कि जो समाज में पिछड़े लोग थे, उनकी विकास के लिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई। नेहरू जी ने कल्याणकारी राज्य के कार्यों की प्रशंसा की, जिसका उद्देश्य गरीबी, बेकारी, भूखमरी, अज्ञानता, बीमारी जैसी रोगों का निराकरण करना था। नेहरू जी जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उस राज्य का प्रशंसा की जिस राज्य ने गरीबी को दूर करने के लिए और समाज में रहने वाले सभी लोगों को समानता का अधिकार देने के लिए दे रहा था। उस राज्य को नेहरू जी ने प्रशंसा की तथा उस राज्य का उद्देश्य था गरीबी, बेकार नेहरू जी का उद्देश्य था कि गरीबी, बेकारी, भूखमरी और जो अज्ञानता बीमारी, जिसे लोग नहीं जानते, जो नया नया बीमारी है, तो उस बीमारी का, उस रोग का इलाज खोजा जाए, इसका निराकरण करना आवश्यक है, अति आवश्यक है। तो इसी को ही सामाजिक न्याय कहते हैं। जब ये सब काम हो जाएगा, समाज में अति पिछड़े जाति को समान अधिकार मिलने लगेगा, समान न्याय मिलने लगेगा, वे भी समाज में विकास करने लगेंगे, वे भी शिक्षा में आगे बढ़ने लगेंगे, तो इसी को ही सामाजिक न्याय कहते हैं। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो आज इतना ही रहने देते हैं और वीडियो को द एंड करते हैं, और फिर कल हम आपको इससे आगे की ओर बताएंगे। आज मैंने आपको 7 को सब्जेक्टिव बताया था, 6 से 7 और सब्जेक्टिव बनेगा। एक वीडियो और लेंगे, आपका जो सब्जेक्टिव है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव की ओर चलेंगे। तो आज इतना ही रहने देते हैं और वीडियो को यहीं पर द एंड करते हैं। ठीक है बच्चों, बाय बाय।